हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सेंग मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीट स्टोन सेतु पर चर्चा करेंगे, जहां से अक्सर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीट स्टोन सेतु को समझने के लिए आपको इससे पहले हमने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, किरचॉफ का नियम। आपको किरचॉफ के नियम का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप व्हीट स्टोन सेतु को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप किरचॉफ के नियम को नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो व्हीट स्टोन जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1843 ईस्वी में 4 प्रतिरोधों को एक विशेष प्रकार के परिपथ में संयोजित किया था, जोड़ा था, जिससे एक नई ब्रिज का निर्माण होता है, और उसी ब्रिज को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर 4 प्रतिरोध जो है वो एक विशेष प्रकार से जोड़े गए हैं, और इसी ब्रिज को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है ये किरचॉफ के सेकंड नियम पर आधारित है, और ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसकी सहायता से जो आगे का आपका मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, उसको भी हम इसी ब्रिज के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आप आगे की चीजों को समझना है तो आपको व्हीट स्टोन सेतु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही मीटर सेतु और जो आपका विभव मापी ये सारे कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीट स्टोन सेतु को। व्हीट स्टोन सेतु जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, हमने इसमें आप फिगर में 4 प्रतिरोधों को R1, R2, R3, R4 को एक विशेष प्रकार से संयोजित किया गया है, तथा एक इसे परिपथ में हमने समायोजित किया है। और जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो भी आपने पढ़ा है कि वो बंद लूप के लिए ही लागू होता है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये क्या है, एक बंद परिपथ है। इसमें हमने V वोल्ट की एक बैटरी को संयोजित कर दिया है। अब इसमें अगर बैटरी को हमने संयोजित किया है और यहाँ से ये जो K कुंजी है इसको ऑन करेंगे तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, और हम लोग मान लेते हैं कि इस परिपथ में स्मॉल I धारा जो है प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर जब ये स्मॉल I धारा यहाँ पहुंचेगी तो ये जो बिंदु A है, इस बिंदु पर आप देखिए तो यहाँ से 2 वायर जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में गए हैं। जैसा कि आप यहाँ से देखिए तो एक है AB और एक है AD। तो यहाँ से जो ये I धारा है ये 2 भागों में बंट जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है वो अलग अलग होती है, यानी अलग अलग वायर में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो ये इधर AB वाली लाइन है इसमें I1 धारा बहती है, और जो ये AD लाइन है इसमें मान लेते हैं कि I2 धारा जो है बह रही है, यानी I धारा जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2, और ये आगे बढ़ जाती है। हालांकि जो I1 और I2 को जब जोड़ेंगे तो आपको I धारा ही प्राप्त होगी। यहां से देखेंगे तो ये धारा जब आगे बढ़ेगी तो यहां तक तो I1 है, लेकिन इस पॉइंट B पर जब पहुंचेगी तो यहां से आप देखिए तो एक वायर आपका नीचे आया है और एक वायर BC की तरफ गया है। तो एक वायर ये है, एक वायर नीचे आया, तो यहाँ पे फिर 2 वायर है, तो आपका जो धारा है वो फिर से क्या होगा, 2 भागों में बटेगा। और हम लोग मान लेते हैं कि जो ये नीचे वाली लाइन है, यानी जो नीचे वायर आया है, इसमें जो धारा है वो क्या है, I3 बह रही है। अगर इसमें I3 धारा बह रही है तो जो ये आपका BC ये प्रतिरोध है जहां पे हमने R3 जोड़ा है, तो यहां पर जो धारा का मान होगा वो होगा हमारा I1 माइनस I3। ये कुछ आपको शायद समझ में ना आया हो कि I1 माइनस I3 कैसे हुआ, तो इसको हम समझते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ये I धारा जो है 2 भागों में बटी, I1 प्लस I2, फिर यहाँ से ये धारा यहाँ पर गई तो यहाँ से यही धारा फिर से 2 भागों में बढ़ती है, एक बढ़ती है I3 में और एक दूसरी है I1 माइनस I3। इसको हम I4 भी मान सकते थे, लेकिन I4 बार बार जब हम क्या करेंगे, बहुत सारे मान को मान लेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर ये जो I1 धारा है, यही I1 धारा ही क्या होगी, 2 भागों में बटेगी। इसका मतलब आप सिंपली समझिए कि जो ये I1 है, ये I1 जो है यही बराबर किसके होगा, I3 प्लस I1 माइनस I3 के, प्लस I1 माइनस I3 के। तो I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के I1 जो है वो I1 के बराबर आएगा, जो कि किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ के पहले नियम में आपने पढ़ा है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए I धारा आई और I धारा वहां से चली गई। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि I1 माइनस I3। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
अब यहाँ पर देखें तो ये धारा I3 इधर आई, इधर देखेंगे तो I2 आ रही है। इस पॉइंट पर ये दोनों धाराएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और धाराएं जब जुड़ेंगी तो इस वायर में जो धारा होगी वो होगी I2 प्लस I3। यानी यहां से जो धारा, यहां पर ये I2 आया, D पर मिला, और ये I3 आया, ये भी D पे मिला, तो ये दोनों धाराएं क्या होंगी, जुड़ेंगी, और जुड़ करके ये D से C की तरफ जाएंगी, और इनका जो मान होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो धारा हमें प्राप्त होगी, ये फिर से हमें धारा वही प्राप्त हो जाएगी, I1 धारा, जो कि यहाँ से आई थी, और यही I1 धारा जो है इस बैटरी में फिर से आएगी, और ये पूरा परिपथ आप देखेंगे तो पूरा मान चलता रहेगा। अब यहाँ पर I धारा कैसे आएगी, तो आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 क्या है आपका, ये है I1 प्लस I2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा I। यानी कुल मिलाकर जितनी धारा आई इस पूरे परिपथ में, उतनी ही धारा क्या हो गई, बाहर की तरफ निकल गई। तो आई होप आपको सारी चीजें चित्र से स्पष्ट हुई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ के नियम का जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है कि यहाँ पर देखिए, इसमें आपके दो लूप बने हैं, एक आपका ये वाला है, एक लूप है ABDA, ABDA, ये वाला इधर वाला त्रिभुज एक बंद लूप आपका बन रहा है। दूसरा आप देखिए तो यहाँ पर एक दूसरा लूप है BCDB, एक ये वाला लूप है, ये तो दो लूप आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों लूपों की सहायता से हम किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें बहने वाली धारा और जो प्रतिरोध है उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले लिखेंगे लूप, लूप को हिंदी में कहते हैं पास, ABDA में लूप ABDA इधर वाला लूप लेंगे। तो आपने चिन्ह परिपाटी के नियम में पढ़ा होगा, किरचॉफ के नियम में, कि जिस तरफ धारा बह रही है अगर हम लोग भी उसी तरफ चलते हैं तो उस स्थिति में जो आपका प्रतिरोध है, इस पर जो मान होता है, विभवांतर का जो मान होता है, उसको हम प्लस में, उसमें धारा की दिशा में अगर चल रहे हैं तो माइनस में लिखते हैं, और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तो AB, हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, AB पे चलेंगे। तो इस AB परिपथ में आपका प्रतिरोध R1 है, और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, यानी धारा की दिशा और हम लोग जिस तरफ चले दोनों की दिशा समान है। तो उस स्थिति में ये जो आपका R1 प्रतिरोध है, इस पर जो विभवांतर होगा, जो कि आपके ओम के नियम के अकॉर्डिंग I इंटू R होगा, उसका मान हम माइनस में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पास ABDA में माइनस I1 इंटू R1। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो BD की तरफ आएंगे, पहले तो AB फिर B से D आएंगे। तो यहाँ पर I3 ये है, हम लोग भी इधर आ रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, तो इसका मान भी आप क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ये भी माइनस का I3 इंटू R5। यहाँ पर हमने प्रतिरोध इसको माना है R5, तो यहाँ पे लिख लेंगे I3 इंटू R5। और उसके बाद यहाँ पर चलेंगे D से A की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, DA है, तो D से A की तरफ चलेंगे। तो आप देखिए धारा की दिशा इधर है, हम लोग इधर आ रहे हैं, धारा की दिशा इधर है, हम लोग इधर आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो विभवांतर का मान होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं। तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। ये आपका है किरचॉफ के नियम का चिन्ह परिपाटी का नियम, उसी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं प्लस का I, धारा क्या है I2 है, तो I2 इंटू R2 और बराबर हो जाएगा 0। ये क्या है, किरचॉफ का सेकंड नियम है। आप किरचॉफ का सेकंड नियम पढ़ लीजिएगा कि आने वाली धारा सभी बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। विभवांतर का नियम आपने किरचॉफ का पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यहां पर लिखेंगे माना I5 इक्वल टू 0। आपको अभी कुछ समय के लिए मान लीजिए कि माना I5 में क्या है, कोई भी धारा नहीं बह रही है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों मानते हैं। मान लेंगे कि I जो I3 है, I5 हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे कि I3 जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि जो व्हीट स्टोन सेतु होता है उसमें इस बीच वाले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम मान लेंगे कि I3 जो है वो 0 है। और अगर I3 0 है तो ये पूरा हिस्सा आपका I3 इंटू R5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा I1 इंटू R1 प्लस, और ये किसमें, माइनस में,
I2 इंटू R2 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं I2 इंटू R2 बराबर, ये माइनस वाला उधर ले चलेंगे तो प्लस में हो जाएगा I1 इंटू R1। आप क्या करिए, I1 को इधर लाइए, R2 को उधर भेजिए, I1 को इधर लाइए, R2 को उधर भेजिए। बहुत सिंपल तरीका, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा I2 अपान I1 बराबर R1 अपान R2, और इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। आई होप आपको सारी चीजें अच्छा समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, एकदम से बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लूप लेंगे, कौन सा, बी सी डी बी, यानी इधर वाला जो आपका बंद लूप दिखाई दे रहा है। तो यहां पे लिखेंगे पास बी सी डी बी में, बी सी डी बी में आपका ये एक पास दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, फिर से किरचॉफ का वही सेकंड लॉ लगाते हैं और उसमें हम किरचॉफ के जो चिन्ह परिपाटी का नियम है उसकी भी सहायता लेते हैं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर पहले हम चलेंगे बी से सी की तरफ, बी सी, क्योंकि पहले क्या है, बी सी है। तो बी सी में देखेंगे तो बी सी में धारा जो है इस तरफ चल रही है, हम लोग भी इसी तरफ चल रहे हैं, तो उसका मान हम किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं। और धारा इसमें कितनी बह रही है, तो I1 माइनस I3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस I1 और माइनस I3 इंटू प्रतिरोध है आपका R3। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर किधर आएंगे, CD, क्योंकि फिर क्या है, CD है, तो CD की तरफ आएंगे, तो इधर आएंगे, धारा चल रही है आपका इधर, I1 प्लस I2 जो है वो इधर बह रही है, हम लोग इधर आ रहे हैं, तो इस स्थिति में धारा के विपरीत हैं। तो धारा के विपरीत हम क्या करते हैं, मान को प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, धारा कितनी है, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इंटू प्रतिरोध जो है वो कितना है, R4, तो प्रतिरोध R4 हो जाएगा। फिर DB चलेंगे, क्योंकि फिर क्या है, DB है, तो DB धारा देखिए I3 नीचे की तरफ आ रही है, हम लोग का चल रहे हैं ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर क्या होता है, धारा का मान जो है वो विभवांतर का जो मान है वो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, धारा कितनी है, I3 है, तो I3 इंटू प्रतिरोध R5 और बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पर भी वही सेम चीज आप मान लेंगे, माना I3 बराबर 0। तो I3 बराबर अगर हम 0 मान लेंगे, ये मानते इसीलिए क्योंकि बीच वाली जो लाइन है ये जो आपकी दिख रही है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पे मान लेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का I1 इंटू R3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस I3 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R4 प्लस I3 इंटू R4 प्लस I3 इंटू R5 बराबर 0। हमने I3 को मान लिया है 0, तो I3 बराबर 0, तो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा हिस्सा ये हो जाएगा 0। बचेगा आपका क्या इधर, तो इधर बचेगा, कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, देख लेते हैं। ये है माइनस I1 इंटू R3 और कुछ चीज़ें और कुछ कहीं पर कैंसिल हो रही हैं, माइनस I1 इंटू R3, I2 इंटू R4, I3 इंटू R4, फिर I3 इंटू I5, ये पूरा हिस्सा। ये भी देखिए I3 यहाँ भी है, तो ये भी क्या होगा, पूरा 0 होगा, क्योंकि I3 का मान 0, तो ये भी पूरा क्या होगा, 0 होगा। तो ये मतलब ये वाला और ये दोनों मान 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका, यहाँ से बचेगा माइनस I1 इंटू I3। ये भी देखिए, ये भी I3 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी I3 है, तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा 0, यानी ये हिस्सा, ये और ये तीनों 0 हो जाएंगे। बचेगा यहाँ पे माइनस I1 इंटू R3 और प्लस I2 इंटू R4 बराबर 0। इस माइनस वाले को उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R4 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा I1 इंटू R3। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। I1 को इधर लाइए, R4 को उधर भेजिए। I1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा I2 बटे I1 और बराबर हो जाएगा R3 बटे R4। इसको आप बनाइए समीकरण नंबर 2। आई होप आपको सारी चीजें स्पष्ट क्लियर हुई होंगी। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 में देखिए तो इधर भी I2 बटे I1 है,
इधर भी I2/I1 है, दोनों चीजें बराबर हैं तो R1/R2 को आप लिख सकते हैं R3/R4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भैया इधर वाली चीजें इस वाली चीज के बराबर है तो इधर वाला मान भी इधर वाले मान के बराबर होगा, ये होता है नियम। तो यहां से हम लिख देंगे R1/R2 बराबर R3/R4। और यही है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। यानी इस नियम से हमें ये चीज पता चलती है कि यहाँ पर जो ये प्रतिरोध जोड़े गए हैं इन दोनों का अनुपात यानी R1 और R2 का अनुपात जो होगा वो R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। फिर से एक बार सुनिए, इस समीकरण से हमें ये चीज पता चलती है कि R1 और R2 का अनुपात जो है वो R3 और R4 के बराबर होगा। अर्थात इस नियम से हम ज्ञात क्या करते हैं, तो इस नियम से हम वही चीज ज्ञात कर सकते हैं जैसे अगर आपको दिया गया हो कोई कोई तीन प्रतिरोध आपको दिए गए हो, चौथे प्रतिरोध का मान आपको ना मालूम हो तो आप व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये समीकरण दिख रहा है, अगर आपको R2, R3 और R4 मालूम है तो R1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, R1, R2, R3 मालूम है तो R4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस सिद्धांत के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा आप आसानी से तीन प्रतिरोध अगर आपको मालूम है तो चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये जो सूत्र हमने निर्मित किया है ये आसानी से समझ में आ सके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें क्या करते हैं, एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि इधर वाले जो आपके दोनों प्रारंभिक प्रतिरोध हैं इनका अनुपात जो होगा ये R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। कैसे करते हैं, तो आपको ये फिगर दिख रहा है यहाँ पर देखिए, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, बीच में आपका 20 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोनों फिगर आप देखिए तो ये 2 ओम जो है ये क्या है, R1 है, ये जो 3 ओम है ये आप देखेंगे तो ये क्या है, R3 है, ये जो 4 ओम दिख रहा है ये आपका R2 है और ये जो 6 ओम दिख रहा है ये आपका R4 है। यानी आपको R1, R2, R3 और R4 के मान दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के द्वारा हम प्रूफ करेंगे कि जो R1 और R2 है ये बराबर है R3, R4 के कि नहीं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3 और इसको मान लेते हैं R4 और आप व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि R1/R2 जो होता है ये बराबर होता है R3/R4 के, जो कि व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। तो इसमें R1 का मान देखिए तो ये है 2 ओम, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/R2 का मान देखेंगे तो ये है 4 बराबर R3 का मान देखेंगे तो ये है 3 और R4 का मान देखेंगे तो ये है 6। कैंसिल करिए तो 2 × 2, 2 दूना 4, 3 × 3 और 3 दूना 6। तो इधर भी आपका बचा 1/2 और इधर भी बचा आपका 1/2। यानी इस यहाँ पर देखिए तो जो ये R1 और R2 है, R3 और R4, इन दोनों का अनुपात क्या है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है। और यही क्या था, हमें प्रूफ करना था। और यहाँ से ये बात भी हमें पता चलती है कि ये जो आपका वायर है इसका कोई मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।